सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एक नई वैकेंसी आई है, पशु परीक्षक की वैकेंसी, जिसमें एक अपना सिलेबस में जोड़ा गया है मैथ। और सिलेबस में आपको केवल ये बोला गया है कि आपका एक सिलेबस का हिस्सा रहेगा मैथ। ऐसा नहीं बोला गया कि इस मैथ में आपके टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, सीधा एक शब्द बोला गया है गणित। तो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, पहले उसकी बात करें। जो मैथ की बात करते हैं तो उसमें शब्द आपको बोला गया था गणित है। तो गणित तो 10th लेवल की आने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी अपनी जो है वो 10th लेवल पे है। और 10th लेवल पे जब हम गणित की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके रहेंगे। आज से पहले भी बहुत सारी वैकेंसियां ऐसी रही है जिसमें यही बोला गया है कि आपका सिलेबस का हिस्सा है गणित। लेकिन जब इस वाले पॉइंट को बोलता है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंक गणित के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अंक गणित के। वैसे आपके मैथ की बात करें तो मैथ के 3 हिस्से होते हैं। मैथ की बात करें तो 3 पार्ट आपके मेनली रहेंगे। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो इसमें आता है कैलकुलेशन। पहला पार्ट रहेगा आपका कैलकुलेशन का। दूसरा पार्ट रहता है मैथ में, वो आता है अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक। और तीसरा जो पार्ट रहता है इसका, वो आता है अपना एडवांस मैथ का। तो मैथ के टोटल 3 हिस्से रहेंगे। एक आता है कैलकुलेशन, एक आता है अर्थमेटिक, और एक आता है अपना एडवांस मैथ का। लेकिन आपके के पशु परिचर में सीधा शब्द बोला गया है कि गणित है। और आज से पहले जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं उसमें आपको यह बोला गया है कि गणित, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके अर्थमेटिक के पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपके कैलकुलेशन का पार्ट भी रहता है, उसमें एडवांस मैथ का न के बराबर हिस्सा आता है। ऐसा नहीं होगा कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो आपको अर्थमेटिक के और उसके बाद कैलकुलेशन को के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात यह आती है कि अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक आते हैं और कैलकुलेशन में कौन से टॉपिक आते हैं और एडवांस मैथ में कौन से टॉपिक आते हैं। कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में एक टॉपिक आता है, वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के साथ साथ आता है सिंप्लीफिकेशन। इसके साथ आएगा एक घातांक करनी, एक टॉपिक आएगा अपना फ्रैक्शन, एक टॉपिक आएगा वर्गमूल घनमूल। ये मेनली इसमें कैलकुलेशन के पार्ट रहते हैं। ऐसे ही अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें टोटल 18 टॉपिक रहेंगे, जिसमें प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, एसआई, सीआई, बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। टोटल मिला के इसके 18 टॉपिक रहेंगे। और ये 18 टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के मिलने वाले हैं। जब भी गणित बोलता है तो वहां अंक गणित के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एडवांस की बात करें तो इसमें आपका एल्जेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है और आपका आता है ज्योमेट्री। इसमें आपके मेनली 4 टॉपिक रहेंगे। लेकिन 10th लेवल पे आप ध्यान रखना कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे अर्थमेटिक के, मतलब अंक गणित के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन से। इसके में एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे टॉपिक रहेंगे और उसका पहला टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा इकाई अंक। अपना इसका पहला टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इसकी अपनी पहली क्लास है। ये टॉपिक अपना 2 क्लासों में हो जाएगा। आज की एक क्लास होगी और एक क्लास और होने वाली है। 2 क्लास में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो यूनिट डिजिट में आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इकाई अंक किसे बोलते हैं। पहला पॉइंट अपना यही रहता है कि इकाई अंक किसे बोलेंगे, इकाई अंक क्या होता है और इकाई अंक किसे बोलते हैं। तो किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होता है उसे हम इकाई अंक बोलते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने एक संख्या लिखी है, 5753। माना कि एक संख्या है 5753। इस 5753 का जो आखिरी अंक होता है उसे ही हम इकाई अंक बोलते हैं। तो इस संख्या का आखिरी अंक क्या है, 3 है, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे एक संख्या मैंने लिखी है इस प्रकार से, संख्या लिखी है 78, 51, 72। इस संख्या का जो आखिरी अंक है
वो है 2। इस संख्या का आखिरी अंक 2 है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक। तो किसी भी संख्या का आखिरी अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। अब बात यह आती है, क्या इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक हो सकता है क्या? क्या इकाई अंक कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो कभी भी इकाई अंक ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकता। इकाई अंक हमेशा धनात्मक होता है, इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं जब इकाई अंक कैलकुलेशन करने के बाद में ऋणात्मक आ जाता है, तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन होगा? जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि कोई कैलकुलेशन मान के चलिए आपको बनानी है। जैसे मैंने बोला आपको कि ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है 573, फिर मैंने कर दिया है प्लस, फिर आपको बोल दिया गया है 494, फिर प्लस, यहां पे मैंने बोला है 623, प्लस यहां पे मैंने बोला है 512। एक कैलकुलेशन ये आ गई, आपसे बोले कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो उस परिस्थिति में आप क्या बोलोगे? देखो, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कभी भी अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना होता। इकाई अंक के लिए केवल कैलकुलेशन इकाई अंकों के साथ में करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस वाले नंबर का इकाई अंक क्या है, 3 है, तो हम केवल किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। प्लस यहां बात करें तो यहां इकाई अंक कितना है, 4, तो हम केवल किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। प्लस आगे बात करें तो यहां लास्ट का अंक क्या है, 3 है, तो यहां इकाई अंक 3 है तो 3 लिखेंगे। प्लस और लास्ट में यहां इकाई अंक कितना है, 2 है, तो केवल हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। तो इकाई के अंक के लिए कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा हमें आखिरी अंकों की कैलकुलेशन बनाएंगे। तो यहां हम बोलेंगे देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इस 12 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक मतलब इसका आखिरी अंक क्या होगा, तो इसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा, 2। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यहां से एक बात ये साफ होती है कि जब भी हमें कैलकुलेशन बनानी होगी इकाई अंक वाले क्वेश्चनों में, तो हमें केवल और केवल आखिरी अंकों से मतलब रहेगा। मतलब आखिरी अंकों की कैलकुलेशन आपको बनानी है। अब बात अपनी ये चल रही थी, क्या इकाई अंक ऋणात्मक हो सकता है? तो इसका जवाब होगा इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे बात करें यहां पे, मान के चलिए ऐसी परिस्थिति बन जाए और आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आ गया, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है 593 माइनस से, यहां से दे दिया आपको, यहां दिया है मान के चलिए 195। मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गया, 593 में से 195 माइनस करना है। एक तरीका तो कंप्लीट कैलकुलेशन से होगा कि आप 593 में से माइनस कर दो 195, लेकिन एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है। केवल ये है समझने के लिए, आप यहां से सीधा ये बोल सकते हो कि यहां इकाई अंक कितना है, 3 है, तो केवल लिखेंगे 3। यहां इकाई अंक क्या है, 5 है, तो यहां से हम केवल लिखेंगे 5, और बीच में आएगा माइनस। यहां से इकाई अंक 3 होगा, यहां से इकाई अंक 5 होगा, बीच में आएगा माइनस। अब आपको कैलकुलेशन इसकी नहीं बनानी है, आपको कैलकुलेशन केवल इन दोनों अंकों की बनानी है। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये 3 पॉजिटिव है, प्लस का है, और यहां पे हम बोल सकते हैं कि 5 है, माइनस का है। तो प्लस का ज्यादा हुआ कि माइनस का, तो हम बोलेंगे कि ये माइनस का ज्यादा है। और कितना ज्यादा है माइनस का, 2 ज्यादा है। तो यहां हम कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है कि इकाई अंक ऋणात्मक आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इकाई अंक हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाए कि इकाई का अंक ऋणात्मक आ जाए, उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, उसको धनात्मक में चेंज करना है, ऋणात्मक को पॉजिटिव बनाना है। तो माइनस का 2 आ गया, इसको धनात्मक में कैसे चेंज करें? क्या ऑप्शन में क्या माइनस का मिल सकता है? तो बिल्कुल माइनस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको आंसर माइनस में नहीं देना, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, आपको धनात्मक देना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 10 में से घटाकर हम को लिखना है। माइनस का 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको धनात्मक बनाने के लिए माइनस 10 में से 2 घटा देंगे, आंसर कितना बनेगा, 8। तो माइनस का आए तो आपको 10 में से घटाकर उसे धनात्मक बनाना है। मान के चलिए कल को इकाई अंक माइनस का 3 आ जाए,
तो आंसर हमें -3 नहीं देना, हमें इसे धनात्मक बना के लिखना है। तो -3 को यदि धनात्मक बनाना है तो किस में से घटाएंगे, 10 में से। तो 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कल को मान के चलिए इकाई अंक माइनस का 6 आ जाए तो आंसर -6 नहीं देना है, इसको आप धनात्मक बना के लिखोगे, मतलब आप इसको 10 में से घटाकर लिखोगे, कितना लिखोगे, 10 - 6, आंसर कितना लिखोगे, 4। तो यहां से दो बातें क्लियर हुई। इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का आखिरी अंक इकाई अंक कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी इकाई अंक ऋणात्मक नहीं हो सकता। यदि मान के चलिए कैलकुलेशन बनाने के बाद इकाई अंक ऋणात्मक आ रहा है तो उसे धनात्मक बनाना है, और धनात्मक बनाने के लिए 10 में से घटाकर लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम 10 में से क्यों घटा रहे हैं, क्या रीजन है कि हम 10 में से ही घटा रहे हैं। घटाने को हम 8 में से भी घटा सकते हैं, 9 में से भी घटा सकते हैं, 10 में से ही क्यों घटा रहे हैं, रीजन तो होगा कोई ना कोई। तो बिल्कुल इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, जैसे मान के चलिए मैंने एक संख्या लिखी है इस प्रकार से 594। अब इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं, मान के चलिए माइनस किया हमने 196, यदि इसको माइनस करेंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे इकाई का अंक इसका ज्ञात करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि 594 माइनस 196। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अलग से सोल्व करेंगे, मतलब 4 को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 4 लिखेंगे माइनस से, या हम कितना है यहाँ 6 आएगा, या हम 6 लिख के करते हैं, या हम लिखेंगे केवल 6 को। हमें इकाई अंकों को सोल्व करना है। यहाँ पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज्यादा है तो माइनस का बनेगा, और माइनस का कितना बनेगा, 2 बनेगा। माइनस का आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हम 10 में से घटाकर लिखेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना बनेगा, 8 बनेगा। बात यह है, बात यह आ रही है कि हम 10 में से क्यों घटा रहे हैं, तो ये यहां से समझते हैं। देखो यहां 4 में से 6 नहीं घटेगा। अब 4 में से 6 नहीं घटेगा तो हम क्या करते हैं, अगले वाले से उधार लेते हैं। इससे कितना उधार लोगे, 1 लोगे। यहां से 1 उधार लोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 8। लेकिन जो 1 उधार ले रहे हो वो 1 नहीं रहता, वो 10 का काम करता है। क्यों, यहाँ पे देखो ये 4 हैं, जैसे आपने 1 उधार लिया तो ये 4 नहीं होगा, ये कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अच्छा आपने 1 उधार लिया लेकिन क्या काम कर रहे हैं, 10 का काम कर रहा है, इसलिए हम इसमें किस में से घटाते हैं, 10 में से घटाते हैं। तो ध्यान यही देना है कि जब भी इकाई अंक ऋणात्मक आता है तो हमें 10 में से घटाकर लिखना होता है। जैसे माइनस का 2 आ गया, आंसर क्या देना है, 8 देना है। अब बात यह आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो चलिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो एक दो हम आसान क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दे रखा है 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613 में इकाई अंक कितना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में सीधा ये वाला क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन इससे बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे, फिलहाल अपने को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना है, हमें कभी भी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करनी, हमें केवल इकाई अंकों को देखना है। तो यहाँ देखो इकाई अंक कितना है, यहाँ इकाई अंक 4 है, तो हमें केवल और केवल 4 को ही लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। आगे मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए इकाई अंक है 8 है, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। आगे फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां देखो इकाई अंक कितना है, 7, तो यहां हम कितना लिखने वाले हैं, 7 लिखने वाले हैं। मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले में इकाई अंक कितना है, 3 है, तो हम लिखेंगे 3। हमें केवल इकाई अंकों की कैलकुलेशन बनानी है, कभी भी कंप्लीट संख्या की कैलकुलेशन नहीं बनाते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहां से भी आपको बात ये समझनी है कि यहां से भी अपने को कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं बनानी है, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों की कैलकुलेशन को बना लेते हैं। मतलब 8 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना बनेगा, 32 बनेगा। ऐसे ही आप इन दोनों की कैलकुलेशन बनाओ, इन दोनों की कैलकुलेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा, 21 बनेगा। 7 का गुणा 3 से करेंगे 21। फिर आप इन दोनों की कैलकुलेशन बनाओगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो। आप दो दो के जोड़े उठाओ और उनका मल्टीप्लाई करो। अब आगे बात यह है कि हमें इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक चाहिए, तो यहां से फिर से देखो इकाई अंक कितना है, यहां से इकाई अंक 2 है, तो हमें 32 को सोल्व नहीं करना, इसमें सोल्व किसको करना है, 2 को।
और यहां से 21 का सॉल्यूशन नहीं करना, हमें इकाई अंक की जरूरत है, तो 2 को और 1 को सोल्व करेंगे, बीच में यदि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ 2 का गुणा 1 से करेंगे, कितना बनेगा 2, मतलब अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है 2 आने वाला है। तो बात समझने वाली ये है कि जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन आता है तो हमें कंप्लीट कैलकुलेशन पे नहीं जाना, हमें केवल और केवल इकाई अंकों की कैलकुलेशन बनानी है। यदि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, यदि जोड़ने की बात हो रही है तो जोड़ना है, और घटाने की बात हो तो घटाना है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं और एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का ये दूसरा क्वेश्चन, पहले आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। यही से होगा। एक मिनट रुकिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 देखना, देखें पहले खुद से ट्राई करना है फिर हम करते हैं। कोई ना, हो गया। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 53 52 माइनस 46 48 का इकाई का अंक बताना है अपने को। सबसे पहले हमने ये सीखा है कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो कंप्लीट कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती है, हमें केवल और केवल आखिरी अंक से मतलब रहता है। तो आखिरी अंक क्या है इसका 2, तो हम लिखेंगे यहां से 2, बीच में है माइनस, आगे दे रखा है यहाँ पे 8, तो यहां हम लिखेंगे 8, 2 माइनस 8। बोलो प्लस का ज्यादा है कि माइनस का, तो यहाँ प्लस का कम है और माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का कितना ज्यादा है, तो माइनस लिखेंगे 6, प्लस का 2, माइनस का 8 है तो माइनस प्रभावी होगा, तो माइनस रहेगा यहाँ पे 6, दोनों के बीच का गैप 6 रहेगा। लेकिन हमने सीखा है कि कभी भी इकाई अंक माइनस का नहीं हो सकता। आपको गलती से इस वाले क्वेश्चन में आंसर 6 टिक नहीं करना है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आपको आंसर देना है हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव देना है। यहाँ पे बन रहा है माइनस का 6, लेकिन माइनस 6 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा, तो आप 10 में से घटाकर लिखो, तो 10 से माइनस से कितना घटा देंगे 6, 10 में से 6 घटा के लिखेंगे तो आंसर कितना होगा 4। आपका आंसर माइनस 6 नहीं बनने वाला है, आंसर कितना बनेगा इसका 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बात यह है कि जब भी इकाई का अंक आता है तो कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी। दूसरी बात, इकाई का अंक किसी भी संख्या का आखिरी अंक होता है। तीसरी बात, इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक आए तो 10 में से घटाकर लिखते हैं। अब बात यह आती है कि एग्जाम में क्या इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घात वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब घात वाले क्वेश्चनों से मतलब क्या है, तो उसकी भी बात करते हैं। जैसे बात करें, मान के चलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा है 25 की पावर, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 की पावर 37 और बोलेगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 36 की पावर 49, बोला जाएगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा 34 की पावर 35, बोला जाएगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा 39 की पावर 41 की पावर 42 से, बोलेगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो फिर क्वेश्चनों का आंसर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
इसके दो तो नियम हैं, वो दो नियम समझने पड़ेंगे। यदि नियम याद नहीं भी होते हैं तो भी हम क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। लेकिन पहले हम उन नियमों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला नियम अपना यह है कि किसी भी संख्या के आखिर में, कोई भी संख्या मान लो, उस संख्या के आखिर में यदि एक आता है, किसी भी संख्या के आखिर में एक आता है, जैसे मैं बोलूं कि एक की पावर यदि मैं एक लगा दूं, एक की घात में यदि एक लगा दें, एक की घात में एक लगा दें तो रिजल्ट क्या मिलता है? एक। यदि एक की पावर में यदि हम दो लगाए तो भी रिजल्ट क्या मिलता है? एक मिलता है। यदि एक की पावर में यदि हम तीन लगाते हैं तो भी रिजल्ट क्या मिलता है? एक मिलता है। यदि एक की पावर में हम चार लगा दे तो भी रिजल्ट क्या मिलता है? एक मिलता है। एक की पावर में यदि हम पांच लगाते तो भी रिजल्ट क्या मिलता है? एक मिलता है। एक की पावर में यदि हम 17 लगाए तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। यदि एक की पावर में हम 21 लगा दे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। और यदि एक की पावर में हम 1000 भी लगा दे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। मतलब यहां से क्लियर होता है कि जब इकाई के स्थान पे एक आता है तो उसकी कोई भी पावर लगा दो, आंसर हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। कितनी भी घात लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर हमेशा एक आएगा। बात यह आती है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन बोला जाएगा कि 211, क्वेश्चन पूछा जाएगा 211, इसकी पावर आपको दे दी जैसे 413 और आपसे पूछ लिया बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि इसमें दो संख्याएं हैं, एक संख्या जो आधार में है। अच्छा, आधार वाली संख्या कौन सी होगी? तो आधार वाली संख्या ये वाली संख्या होगी। इस वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? आधार संख्या बोलेंगे। और एक संख्या ये होगी, इस वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? घातांक संख्या। तो दो प्रकार की संख्या होगी, आधार संख्या और घातांक संख्या। हमें हमेशा देखना है आधार संख्या का इकाई अंक, हमें हमेशा देखना होता है आधार संख्या का इकाई अंक है। तो ये आधार संख्या है, इस आधार संख्या का इकाई अंक क्या है? एक है। तो आप एक की पावर कितनी लगा सकते हो? 413 लगा सकते हो। एक की पावर कितनी लगा सकते हो? 413 लगा सकते हो, क्योंकि हमें केवल और केवल कैलकुलेशन इकाई अंक की करनी है। यही बात अभी मैंने पहले बोली थी, कभी कंप्लीट कैलकुलेशन पे काम नहीं करना, हमें केवल इकाई अंक पे काम करना है, आखिरी अंक पे काम करना है। तो इस आधार संख्या का आखिरी अंक क्या आ गया है? एक है। तो हमने लिखा एक है। अब एक की पावर 413, अभी अभी मैंने बताया कि एक की पावर कितनी भी लगा दो, एक की पावर हमेशा कितनी होती है? एक होती है। एक की पावर कुछ भी लगाओ, आंसर कितना मिलेगा? एक। कल को मान के चलिए आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया, माना कि क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया यहां से 301 की पावर 417, तो आपको सोचना नहीं है, आपको सीधे ये बोलना है कि देखो इसका आखिरी अंक क्या आ गया? एक। अब एक की पावर कितनी भी लगाओ, इकाई का अंक क्या आएगा? एक ही आएगा। कल को मान के चलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया 571, इसकी पावर है 572, इसकी पावर है 573, आप सीधा क्या बोलोगे कि लास्ट में क्या गया? एक है। अब एक के ऊपर कितनी भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना बनने वाला है? एक ही बनने वाला है। तो पहली बात यह है कि जब भी इकाई के स्थान पे एक आता है उसका इकाई अंक हमेशा एक ही रहता है। तो याद रहेगा कि एक का इकाई अंक हमेशा कितना रहता है? एक रहता है। कोई भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा? एक ही आएगा। तो एक का इकाई अंक एक। क्या इसके अलावा भी कुछ है? क्या इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट बन सक और भी पॉइंट बन सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बन सकता है। यह भी हो सकता है कि मैं आपसे बोलूं कि एक का इकाई अंक एक है, क्या इसके अलावा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एक और होता है पांच, पांच का भी हमेशा इकाई अंक कितना होता है? पांच होता है। एक का इकाई अंक एक होता है, पांच का इकाई अंक पांच होता है। जैसे मैं बोलूं कि पांच की पावर एक लगाओ भैया, पांच की पावर एक कितना होता है? पांच ही होता है। पांच की पावर दो, पांच की पावर दो कितना होता है? पांच की पावर दो का मतलब 5 गुणा 5, पांच की पावर दो मतलब 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूं पांच की पावर तीन,
5 की पावर 3 का मतलब कितना है, 5 का गुणा 3 बार कर दो, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 5 की पावर 4 के लिए बोलूं तो 5 की पावर 4 क्या होगा, एक बार फिर 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कल को मैं बोलूं कि 5 की पावर मान के चलिए 5 आ गया, 5 की पावर 5 है, वो कितना बनेगा, तो 5 की पावर 5 आएगा 3125। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन एक बात कॉमन आ रही है यहाँ पे, जब भी हम 5 की पावर लगा रहे हैं तो आखिरी अंक कितना आ रहा है, आखिरी अंक हमेशा 5 आ रहा है। देखो यहाँ भी इकाई अंक कितना है, क्योंकि बात हमें इकाई अंक की करनी है। यहाँ इकाई अंक 5 है, 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 सबका इकाई अंक 5 आ रहा है। क्या मैं कल को 5 की पावर 6 करूंगा तो भी क्या उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, क्या आखिरी अंक 5 ही आना है। कल को मैं 5 की पावर 17 करूंगा तो भी उसका सॉल्यूशन में आखिरी का अंक 5 ही आएगा क्या, तो बिल्कुल ही 5 आएगा। तो जब भी इकाई के स्थान पे 5 आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहता है। तो 1 का इकाई अंक 1 है और 5 का इकाई अंक 5। अब 5 के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया है 315, क्वेश्चन पूछा गया है 315 और 315 की पावर आपको दे दी है 316। मान के चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपसे बोला इकाई अंक क्या होगा, तो देखो आधार वाली संख्या का इकाई अंक कितना है, आधार वाली संख्या का इकाई अंक 5 है। जब आधार वाली संख्या का इकाई अंक 5 है तो इसके सॉल्यूशन का आंसर, इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, 5 होगा। मतलब इसके सॉल्यूशन में भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो 5 के लिए इकाई अंक 5 होता है। कल को मान के चलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 275 की पावर 276 और 277, मान के चलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया। आप देखो आपसे जो पूछा है उसके आधार में इकाई अंक क्या है, उसके आधार की बात करें तो आधार में इकाई अंक क्या है, 5 है। अब 5 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता। तो 1 का इकाई अंक 1 होता है, 5 का इकाई अंक 5 होता है। तो अभी 2 की बात तो हमने कर ली, 1 का इकाई अंक 1, 5 का इकाई अंक 5 होगा। अच्छा क्या इनके अलावा भी कुछ होता है, तो बिल्कुल होता है। इसके अलावा भी बनते हैं जिनके इकाई अंक सेम होते हैं, इकाई अंक सेम होंगे, इनके अलावा भी बहुत सारे बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा, तो 2 तो याद हो जाएंगे, 1 का 1, 5 का 5। अच्छा इसके अलावा एक बनता है 6, 6 का भी इकाई अंक कितना होगा, 6, 6 का इकाई का अंक भी सेम होता है। जैसे मैं बोलूं कि 6 की पावर 1 कितना होता है, तो 6 की पावर 1 हमेशा होगा 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का क्यूब क्या होगा, तो 6 का क्यूब होता है 216। यहां भी देखो कंटिन्यू आप जैसे जैसे जा रहे हो वहां पे इकाई का अंक चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ इकाई के स्थान पे आने वाला अंक सेम है। यहाँ भी इकाई के स्थान पे क्या है, 6, यहाँ भी इकाई के स्थान पे क्या है 6, यहाँ भी इकाई के स्थान पे क्या है 6। कल को 6 की पावर 4 करेंगे और इसका जब कैलकुलेशन बनाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। कल को 6 की पावर 7 लगाओगे, इसकी कैलकुलेशन बनाओगे तो इसके सॉल्यूशन का आखिरी अंक क्या होगा, 6 ही होगा। कल को मैं 6 की पावर 212 कर दूं, इसकी कैलकुलेशन बनाओगे तो इसका आखिरी अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो आखिरी अंक 6 का भी 6 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि 276 की पावर 279, मान के चलिए ये क्वेश्चन है। इसके देखो आधार वाली संख्या का आखिरी अंक क्या है, तो आधार वाली संख्या का आखिरी अंक 6 है। अब 6 के लिए हमेशा 6 ही होगा, 6 के लिए 6 होगा। अब घात कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 का क्या 6। इसके ऊपर घात 280 भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। इसके ऊपर घात 281 भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। तो 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। क्या इनके अलावा भी कुछ और हैं जिनका इकाई अंक सेम होता है, तो बिल्कुल एक और है जिसका इकाई अंक सेम होता है। अपने टोटल 10 ही अंक होते हैं, 10 अंकों में से 4 अंक ऐसे हैं जिनका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता, तो 0 का भी हमेशा 0 होता है।
ये 4 अंक आप याद रखना, जीरो का इकाई अंक हमेशा जीरो होगा, चाहे घात कोई भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का इकाई अंक हमेशा एक होगा, चाहे घात कोई भी लगो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। तो 4 अंक तो ये हैं। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ बनते हैं तो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन पहले हम इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इनके क्वेश्चन क्या बनेंगे। चलिए एक क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन अपना ये है, इस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अभी आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाना है इकाई अंक में कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए काम का है। चलिए, जब इस वाले क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि एक संख्या दे रखी है 5, 5 के ऊपर घात दे रखी है 2003। आपको पता है कि 5 आ गया। अभी मैंने 4 अंक बताए आपको, कौन कौन से हैं। एक अंक बताया जीरो, जीरो का कितना होगा जीरो। एक अंक बताया मैंने एक, एक का कितना होगा एक। एक अंक बताया मैंने 5, 5 का कितना होगा 5। और एक अंक बताया मैंने 6, 6 का कितना होगा 6। यहां पे देखो क्या आ गया है 5। अब 5 के ऊपर कोई भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर कितना बनेगा 5। तो यहाँ 5 की पावर 2003 है, आंसर कितना बनने वाला है 5। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या हमें याद भी करना पड़ेगा? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम याद ही करें। इसका मैं आगे एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे हम कैलकुलेशन भी बना के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसका एक तरीका होगा, वो तरीका क्या है वो आगे बात करेंगे। फिलहाल अपने को इन 4 अंकों पे थोड़ी सी मास्टरी करनी है। हम इन 4 अंकों को अच्छे से देखेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक और क्वेश्चन ऐसा ही, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है इन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखिए जब हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या क्या दे रखी है 36 की पावर दे रखी है 48 और इसकी फिर से एक पावर और दे रखी है 58। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। आपको देखना है आधार वाली संख्या, आधार वाली संख्या का इकाई अंक क्या है 6 है। अब आधार वाली संख्या का इकाई अंक 6 है। हमने सीखा क्या कि जीरो का इकाई अंक हमेशा जीरो होता है, एक का इकाई अंक हमेशा एक होता है, 5 का इकाई अंक हमेशा 5 होता है और 6 का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। ये 4 अंक ऐसे हैं जिनका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहां भी देखो इकाई के स्थान पे क्या आ गया 6 आ गया। अब 6 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में आधार में कितना दे रखा है 35 दे रखा है, 35 की पावर 42 है और इसके ऊपर घात कितनी है 43 है। आधार वाली संख्या का इकाई अंक क्या है, आधार वाली संख्या का इकाई अंक 5 है। अब 5 के ऊपर कोई भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से अंक है 0, 1, 5 और 6, इनका इकाई अंक हमेशा सेम होता है। तो यहाँ 5 आ गया, कोई भी घात लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या बनेगा 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चनों को एक जगह कर दे या 3 क्वेश्चनों को एक जगह करे या 4 क्वेश्चनों को एक जगह करे और उसके बाद आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछे। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है 25 से 25 की पावर दे रखी है आपको 62 51 प्लस से एक दे रखा है आपको 36 है और 36 की पावर दे रखी है 528। ये दो संख्याएं दे रखी है। आप देखोगे कि इनके आधार में ये 2 क्वेश्चनों से मिलकर क्वेश्चन बनाया है। इसका आखिरी अंक क्या है 5 है।
अब 5 के ऊपर कोई भी घात लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से अंक है? 0, 1, 5, 6। इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। तो यहां भी देखो आप, इकाई के स्थान पे 5, 5 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 5 ही आएगा। प्लस यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे 6 है, इसके ऊपर कोई भी घात लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा? 6। 5 + 6 कितना होता है? 11 होता है। और 11 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 11 में इकाई का होगा 1। आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहां से कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा, यहां से आपका कॉन्सेप्ट चेंज होगा। एक और पॉइंट हम समझते हैं, एक और नया पॉइंट है, उसको आराम से समझना। अभी हमने कितने अंकों की बात की है? तो अभी हमने 4 अंकों की बात की है। एक अंक क्या है? 0। 0 का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। 1 का इकाई अंक हमेशा 1 होता है। ऐसे ही 5 का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। और 1 होता है 6। 6 का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। इतनी बात तो हम समझ गए कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होगा। इनके अलावा 2 और ऐसे हैं जिनके आंसर आप सीधे कर सकते हो। एक तो क्या है? 4, और एक क्या है? 9। ये 2 ऐसे रहेंगे जिनसे भी आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर सकते हो। यदि आपको ये सीधा याद रहता है तो एग्जाम में आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। लेकिन बात ये आती है याद नहीं हो तो क्या करें? तो उसका भी एक तरीका है, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल जो नियम है उसकी बात कर ले। तो ये एक है यहाँ पे 4। पहले 4 को समझते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि 4 की पावर 1, बोलो 4 की पावर 1 कितना होता है? तो 4 की पावर 1 होता है 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे ही 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब होता है 64। ऐसे ही 4 की पावर 4 कितना होता है? तो 4 की पावर 4 होता है 256। और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलेगा। 4 की पावर 5 आएगा, 4 की पावर 6 आएगा, 4 की पावर 7 आएगा, 4 की पावर 17 आएगा, 21 आएगा, बहुत सारी घातें बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे? यहां से एक बात आपको समझ में आ रही होगी क्या? कि 4 की पावर 1 है, इकाई के स्थान पे क्या गया? 4, मतलब 4 ही तो है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, इकाई के स्थान पे क्या गया? 6। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आया? 4। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आया? 6। तो एक सीक्वेंस बन रहे हैं कि एक बार 4 आया, एक बार 6 आया, फिर से 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आएगा, 6। 2 ही तो अंक आ रहे हैं, पहले 4, 6, 4, 6, ऐसे ही चलेगा। कल को मैं आपसे बोलूं कि 4 की पावर यदि मैं 5 करता हूं तो इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका आखिरी अंक क्या आएगा? तो 4, 6, 4, 6, वापस से क्या आएगा? 4। मैं 4 की पावर 6 लिखूं तो वापस से यहाँ पे क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन करोगे तो आखिरी अंक क्या होगा? 6। ऐसे 4 की पावर 7 लिखूं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसका आखिरी अंक क्या होगा? वापस से 4 होगा। कल को मैं बोलूं कि 4 की पावर 8 क्या होगा? इसका सॉल्यूशन करें तो इसका आखिरी अंक क्या होगा? 6 होगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। तो कभी आ रहा है 4, कभी आ रहा है 6, तो कब तो 4 बनेगा, कब 6 बनेगा, इस बात को भी समझना। ये किस पे डिपेंड है कि ये 4 आएगा कि 6 आएगा? तो ये डिपेंड है घात पे, घातांक पे डिपेंड है। देखो यहाँ पे घातांक कितनी है? 1 है, तो कितना आया? 4। यहाँ घातांक कितनी है? 2, तो कितना आ गया? 6। यहाँ घातांक कितनी है? 3, तो वापस 4। घातांक कितनी है? 4, तो 6। घातांक कितनी है? 5, तो वापस 4। 6 के लिए वापस 6, ऐसा ही है। तो घात 2 प्रकार की हो सकती है, या तो घात होगी सम या घात होगी विषम। जब घात सम होती है तो ये चेंज हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं? 6। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होती है, जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सम। तो देखो ये पहली जो घात है इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 है इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कैसी घात है? विषम घात है। ये कैसी घात है? विषम घात है। यहां 2 का भाग जा रहा है 2 में, 2 में 2 का भाग जा रहा है, तो घात कैसी है? ये सम है। ये घात कैसी है? तो 2 का भाग नहीं जाता, तो घात कैसी है? विषम है। यहाँ पे देखो 4 में 2 का भाग जाता है, तो ये घात कैसी है? सम है। ऐसे आगे कंटिन्यू है, एक सम बन रहा है, एक विषम बन रहा है, एक सम बन रहा है, एक विषम बन रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि जब घात विषम होगी तो 4 का 4 आएगा, जब 4 की घात सम होगी तो 4 का 6 हो जाएगा, जब 4 की घात विषम होगी तो 4 का 4 रहेगा, जब 4 की घात सम होगी तो 4 का 6 हो जाएगा, जब 4 की घात विषम होगी तो 4 का 4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ?
जब मैं 4 के ऊपर घात सम लगाता हूं तो 4 का क्या बन जा रहा है 6, और जब मैं 4 की पावर विषम लगा रहा हूं तो कंडीशन क्या बन रही है 4 का 4 रह रहा है। ऐसा ही तो है कि 4 की घात या तो हम विषम लगा सकते हैं या सम लगा सकते हैं। 4 के लिए दो ही कंडीशन होगी, या तो 4 की घात विषम या 4 की घात सम। इसका मतलब मैं यहां से यह भी बोल सकता हूं क्या कि देखो यहां पे 4 का 4 बन रहा है, यहां पे बन रहा है 4 का 4, तो 4 का 4 किस में बना विषम में। इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि 4 की घात जब विषम आती है तो इसका मतलब नो चेंज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नो चेंज रहेगा। तो 4 की घात विषम मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही मैं 4 की पावर सम लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा चेंज होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और 4 किस में चेंज हो जाएगा 6 में होगा। कैसे याद होगा कि 6 ही बनेगा। तो इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी, कभी भी इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे इकाई का अंक कभी भी -3 हो सकता है क्या, तो इसके लिए हमने क्या बोला कि 10 में से घटाकर लिख दो। क्या इसको चेंज कर रहे हैं क्या हम, चेंज ही तो कर रहे थे। जब इकाई का अंक माइनस का आता है तो ये माइनस का नहीं रहता है, इसको हम सम पॉजिटिव संख्या में चेंज कर देते हैं, ऋणात्मक को धनात्मक में चेंज करते हैं, तो क्या ये चेंज हो जाएगा। और जब हमने चेंज किया था तो किस में से घटाया था 10 में से, तो 10 में से घटाया था कितना 3, कितना आ गया था 7। तो जब भी हमें चेंज करना होता है तो हम 10 में से घटाकर लिखते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, -3 है, माइनस में आंसर हो नहीं सकता, चेंज करेंगे और चेंज करने के लिए 10 में से घटाकर लिखेंगे। यहां भी तो ऐसा ही है कि यहां तो क्या है नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब चेंज करना है तो किस में से घटाना है 10 में से। बोलो 4 को 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ऐसा ही तो है, 4 को 10 में से घटाएंगे कितना आएगा 6। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि 4 के लिए जब भी हम बात किसकी करेंगे 4 की करेंगे तो 4 की घात या तो क्या आ सकती है सम आ सकती है। सम का मतलब क्या होगा चेंज होगा, और चेंज करने के लिए 10 में से घटा कर लिखेंगे। या फिर 4 की घात क्या आ सकती है विषम, और विषम के लिए क्या करोगे नो चेंज, मतलब 4 का 4 रहेगा। अब बात यह आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बोलेंगे कि मान के चलिए कि क्वेश्चन आ गया है ये वाला 4 की घात, और 4 की घात में मैंने लिखा है यहाँ पे 37, इसका आंसर क्या होगा। एक तरीका तो है कि हम सॉल्यूशन करें, क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें, और एक तरीका यह है कि हमें पता है कि 4 के लिए कितनी कंडीशन बनती है 2 कंडीशन बनती है। केवल 4 के लिए कितनी कंडीशन बनेगी 2 ही कंडीशन बनेगी। या तो 4 का चेंज हो जाएगा या 4 का 4 रहेगा। वो किस पे डिपेंड होगा घातांक पे। घातांक क्या है यहाँ पे, तो घातांक की बात करें तो यहाँ घातांक है 37। अब ये 37 सम है कि विषम है, तो कैसे पता करें कि ये सम है कि विषम है। तो जिस संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो सम, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होती है। लेकिन क्या पूरी संख्या में 2 का भाग देना है, तो ऐसा नहीं करना, हमें केवल और केवल आखिरी अंक में भाग देख के चेक करना है क्या साथ में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। नहीं जाता तो ये कैसा है विषम है। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो कैसा विषम। लेकिन कभी भी पूरी संख्या में भाग नहीं देना, आखिरी अंक में भाग देके चेक करो तो साथ में 2 का भाग नहीं जाता मतलब विषम। और विषम के लिए हमने क्या बोला नो चेंज। विषम के लिए हम करते हैं नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना, मतलब 4 का 4 ही आंसर होगा। आंसर क्या होगा 4। लेकिन मान के चलिए कि यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन होता और इस वाले जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन होता, नया क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर, यहां पे मैं लिख दूं 734। आपसे ये पूछे कि बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कभी क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि घात में क्या है सम है कि विषम है, और सम और विषम के लिए भी हमें आखिरी अंक को देखना होता है। इसका आखिरी अंक देखो क्या है, इसका आखिरी अंक है 4। 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो कैसा होगा सम। और सम का मतलब क्या बोला मैंने, सम का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब क्या बोला, तो चेंज करने के लिए हमेशा 10 में से घटाएंगे, तो 10 में से घटा के लिखेंगे तो 4 चेंज होगा, 10 में से घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6।
4 किस में चेंज होगा, 10 माइनस 4 बराबर कितना होगा 6, आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ये तो बात किसकी हो गई है, ये तो बात हो गई है 4 की। 4 के लिए दो कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी, कि 4 की पावर या तो सम होगी या 4 की पावर विषम होगी, ऐसा ही है। तो 4 के लिए हो गई है कंडीशन 2। अच्छा बात किसकी करें अब, 9 की करें। 4 के लिए तो कितनी कंडीशन हो गई है, 2 कंडीशन हो गई है। कौन कौन सी कंडीशन है, 4 की पावर सम और 4 की पावर विषम। ऐसे ही 9 के लिए कितनी कंडीशन बनेगी वो भी देखो। क्या 9 की बात करें तो कम हम ये बोल सकते हैं कि 9 की पावर 1 कितना होता है 9, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, ऐसा ही होगा। 9 की पावर 3 की बात करें, 9 की पावर 3 कितना होता है 729, ऐसा ही तो होगा। ऐसे 9 की पावर 4 की बात करें, ऐसा ही होगा। 9 की पावर 4 की बात करें, यहां से एक बात समझ में आ गई होगी, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या आया 9, फिर क्या आया 1, वापस क्या आ गया 9। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वापस क्या आएगा 1। 9 की पावर 5 करेंगे तो जब भी इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे तो इसका आखिरी अंक क्या आएगा 9। जब भी इसकी बात करेंगे तो यहां पे देखो इसका आखिरी अंक क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही तो कंटिन्यू चलेगा। तो यहां भी कितनी कंडीशन बन रही है, वही दो कंडीशन। कौन सी, घातांक वाली। घात सम होगी, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या घात सम हो रही है, चेंज हो रहा है क्या, घात सम हो रही है, ये चेंज हो रहा है। ये विषम है, एक में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब कैसा विषम। और विषम का मतलब क्या होता है नो चेंज। बोलो नो चेंज है क्या, 9 का क्या बन गया 9 ही बना। यहां पे देखो पावर कैसी है 2 है, 2 में 2 का भाग जाता है, कैसा सम। सम का मतलब क्या बताया चेंज। और चेंज के लिए किस में से घटाना 10 में से, 10 में से घटाएंगे तो 9 को 10 में से घटा दो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसा ही है क्या, ये फिर से क्या आ गया विषम, विषम के लिए नो चेंज। ये फिर से कैसा आ गया सम, सम के लिए चेंज, चेंज के लिए 10 में से घटा के लिखो 9 को कितना आएगा। ये देखो फिर से क्या आ गया विषम नो चेंज, फिर से क्या आ गया सम चेंज, ऐसे ही हो रहा है। तो यहां भी कितनी कंडीशन बनेगी 2 कंडीशन। कौन कौन सी, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि 4 की पावर, 4 की पावर विषम आएगा। बोलो 4 की पावर, 4 की पावर विषम आएगा। और 4 की पावर क्या आ सकता है सम। अतः विषम का मतलब हमने क्या बोला, विषम का मतलब होगा नो चेंज। नो चेंज मतलब 4 का 4 ही रहेगा। नो चेंज मतलब 4 का 4, यही तो बोला कि जब विषम घात आएगी क्या आएगा नो चेंज। और जब सम घात आएगी तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। 4 किस में चेंज होगा, तो 10 में से घटा कर लिखो, 4 को 10 में से घटाया तो कितना होगा 6 होगा, ऐसा ही बनेगा। ऐसे ही 9 की घात भी क्या बन सकती है, दो संख्या, एक तो क्या हो सकता है विषम, 9 की घात विषम बन सकता है, और 9 की घात क्या बन सकता है सम बन सकता है। अच्छा विषम बने तो विषम का मतलब क्या होता है नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब क्या होगा 9 का 9 होगा। और 9 की पावर सम है, सम का मतलब क्या होगा चेंज होगा। और चेंज करने के लिए हमेशा 10 में से घटाते हैं, 10 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 कंडीशन बनेगी 9 के लिए और 2 कंडीशन बनेगी 4 के लिए। 0 के लिए एक कंडीशन होती है, 4 1 के लिए 1 होती है, 5 के लिए केवल एक ही कंडीशन होती है, 5 होता है, 6 का 6 होता है। 4 के लिए 2 कंडीशन और 9 के लिए 2 कंडीशन। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं इन 4 अंकों को, ये 4 अंक आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब बात यह आती है कि मान के चलिए आपसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। माना कि क्वेश्चन है 214 की पावर 215, मान के चलिए क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको क्वेश्चन को देखना है और आंसर देना है। क्या हम बोले कि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, तो इकाई के स्थान पे आ रहा है 4। और 4 के लिए कितनी कंडीशन होती है 2 कंडीशन होती है, या तो 4 का 4 रहेगा या 4 का 6 हो जाएगा। विषम घात में चेंज होता है, नो चेंज रहेगा विषम घात में, और समघात में चेंज हो जाएगा। तो देखो यहां पे देखो ये सम है कि विषम है, तो आखिरी अंक देखो, आखिरी अंक में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता, तो ये कैसा है विषम। और विषम के लिए हमने क्या बोला, विषम के लिए बोला हमने नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का 4 रहेगा। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। कल को मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन है अपना 200
79, इसकी पावर दे रखी है 778, सॉरी 278 दे रखी है। मान के चलिए ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको आंसर करना है। क्या हम ये बोलेंगे कि इकाई के स्थान पे क्या है? 9। जब 9 की बात करते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है? 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या? सम के लिए, दूसरी कंडीशन विषम के लिए। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि घातांक, देखो घातांक का आखिरी अंक क्या है? 8। 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये कैसा है? सम है। और सम का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। इसको अपने को चेंज करना है। चेंज किस कैसे करते हैं? 10 में से घटाकर। तो चेंज किसको करना है? 9 को करना है। 9 को 10 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। मान के चलिए कल को आपसे क्वेश्चन ये करता है कि ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जैसे क्वेश्चन है अपना 24। 24 की पावर मान के चलिए अपने को दे रखा है 318। आपसे पूछे बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा कि जब भी इकाई के स्थान पे 4 आता है तो कितनी कंडीशन होती है? 2 कंडीशन। इसके लिए कहां किसको देखना है? घातांक को। घात में देखो आखिरी अंक क्या है? 8 है। 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 का भाग जाएगा मतलब कैसा? सम। और सम का मतलब क्या होता है? चेंज। आपको चेंज कर देना है। चेंज करोगे किसको? इस 4 को। चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10 में से घटाते हैं। 10 में से घटाएंगे 4, कितना आएगा? 6। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है? 6। कल को मान के चलिए क्वेश्चन आ गया है इस प्रकार से, क्वेश्चन है 319 से और घात दे रखी है 317। आपसे पूछे बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो जब भी अपने इकाई के स्थान पे 9 आता है या 4 आता है, कंडीशन बनती है अपनी 2। तो देखो 9 आ गया तो कितनी कंडीशन बनेगी? 2। यहां पे देखो 7 आ गया, 7 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, मतलब कैसा है? विषम। और विषम का मतलब क्या होगा? नो चेंज। आपको कोई चेंज नहीं करना। इसका मतलब है 9 का क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। ऐसा ही होगा, 9 का 9 रहेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि घात आपको 1 देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे घात 2, 3, 4, 5 या अनंत तक घातें देखने को मिलेगी। फिर उस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे? जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन आ गया है आपका, ये वाला क्वेश्चन है आपका 24। 24 की पावर दे दी है आपको 25, की पावर दे दी है 26। मान के चलिए क्वेश्चन है, हमें यह तो पता है कि इकाई के स्थान पे यदि 4 आता है तो इसके लिए कंडीशन 2 बनती है। इसके लिए कंडीशन कितनी बनेगी? 2। अब अपने को 2 कंडीशन के लिए कौन सी घात को देखना है? क्या हम इस 25 को देखें या 26 को देखें? जब 25 को देखोगे तो आंसर अलग आएगा और 26 को देखोगे तो आंसर अलग आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा पड़ोस वाली घात को देखना है। आपको आगे नहीं जाना है, पास वाली घात को देखो। इसका मतलब 25 से मतलब है, इस 26 से कोई मतलब नहीं है। आप पास वाली घात को देखो तो पास में क्या है? 25। क्या 25 का आखिरी अंक 5 है? 5 में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब कैसा है? विषम है। विषम है तो इसका मतलब है नो चेंज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब 4 है, आंसर क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। क्या क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे? अब इससे रिलेटेड अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एक एक करके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जितना आपने अभी समझा है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर 1 से 2 सेकंड में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, आंसर करिए इसका। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां देखो क्या है? 4। 4 की पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है? 27। बोलो 4 अंक होते हैं कौन कौन सा? 0। 0 का हमेशा 0 होगा, 1 का हमेशा 1 होगा, 5 का हमेशा 5 होगा, 6 का हमेशा 6 होगा। 4 के लिए 2 कंडीशन होती हैं और 9 के लिए 2 कंडीशन होती हैं। तो बोलो क्या इनमें से कुछ है क्या? ये बिल्कुल है। 4 आ गए यहाँ पे, तो 4 के लिए कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। तो 4 के लिए 2 कंडीशन, जब 2 कंडीशन बनती है तो घातांक को देखते हैं। बोलो घातांक में क्या आ गया है? तो घातांक में आया है 27। 27 का आखिरी अंक है 7। 7 में 2 का भाग
नहीं जाता, मतलब कैसा है, विषम है। और विषम का मतलब क्या होता है, नो चेंज। विषम का मतलब होता है नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना, मतलब 4 का आंसर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका आंसर करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या आएगा, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है 24 की पावर 32, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को ये जानना है क्या इनमें से कोई है क्या, क्या 0 का 0 होता है, एक का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 4 के लिए 2 कंडीशन होती है और 9 के लिए 2 कंडीशन होती है, क्या इनमें से कोई है क्या। तो देखो आखिरी का अंक क्या है, यहाँ पे आखिरी का अंक है 4, तो इनमें से ही है। 4 के लिए कितनी कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। तो इसके लिए किसको देखते हैं, घातांक को। देखो घातांक का आखिरी अंक क्या है, 2 है। 2 में क्या 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो बिल्कुल जाता है। 2 का भाग जाएगा तो कैसा होगा, सम। और सम का मतलब भी क्या होता है, सम का मतलब क्या सीखा हमने, चेंज, अपने को चेंज करना है। इसका मतलब 4 किस में चेंज हो जाएगा, 6 में। चेंज करने के लिए 10 में से घटा के लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में वही 6 अंक चलने चाहिए, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 4 के लिए कंडीशन बनेगी 2 और 9 के लिए कंडीशन बनेगी 2। बोलो इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 9। तो हम लिखेंगे 219 की पावर है 322, यही तो है। देखोगे इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, तो आधार वाली संख्या का इकाई अंक है 9। 9 के लिए कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन होती है। वो 2 कंडीशन कौन सी, वो घातांक पे डिपेंड करेगी। क्या 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जाता है। इसका मतलब कैसा है, सम। सम का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो अपने को करना है चेंज, तो चेंज करो। 9 किस में चेंज होगा, तो चेंज करने के लिए 10 में से घटाते हैं। चाहे ऋणात्मक की बात हो, चाहे चेंज करने की यहाँ पे बात हो, 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है 489, क्वेश्चन दे रखे हैं 489। 489 की पावर दे रखी है 513, ये अपने को दे रखा है 489। 489 की पावर कितनी है, 513। देखो इकाई के स्थान पे क्या आ गया, इकाई के स्थान पे आ गया है 9। और हमने सीखा 9 के लिए कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन होती है। किस पे डिपेंड करेगी, घातांक पे डिपेंड करेगी। घातांक का आखिरी अंक क्या है, तो ये है 3। 3 में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब कैसा है, विषम है। और विषम का मतलब क्या होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं मतलब नो का क्या रहेगा, नो ही रहेगा। नो का रहेगा नो। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है 39 की पावर 32 की पावर 47, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में आपको इकाई अंक बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि 9 इकाई के स्थान पे क्या गया, 9। 9 के लिए कितनी कंडीशन बनती है, 2 कंडीशन बनती है। लेकिन घात देखो यहां 2 घात आ गई हैं। जब हम 32 को लेंगे तो कुछ अलग आंसर होगा, जब हम 47 को लेंगे तो कुछ अलग आंसर होगा।
लेकिन हमें क्या करना होता है कि पास वाली घात को लेना है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। यहां देखो क्या आ गया 2, यहां पे आ गया है 2, 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब ये कैसा है, सम है। ये कैसा है, सम। ये है सम। सम का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। सम का मतलब होगा चेंज। चेंज कर दो, बोलो 9 किस में चेंज होगा, चेंज करने के लिए 10 में से घटाते हैं, क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर अपना 4 जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है 34, 34 की पावर है 31 की पावर है 42, इकाई अंक बताना है। देखो आखिर का अंक मतलब इकाई अंक क्या आ गया है 4। 4 के लिए कितनी कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। आपको इस घात को नहीं देखना है, क्या 1 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जाता तो ये कैसा है, विषम है। विषम का मतलब क्या होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसका मतलब 4 है, तो आंसर क्या रहेगा 4। ऑप्शन नंबर 2 अपने क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको दे रखे हैं 39, 39 की पावर कितनी है 41 की पावर कितनी है 42। ये घात दे रखी है आपको। आप देखो सबसे पहले आखिर का अंक क्या है 9। 9 के लिए कितनी कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। 2 कंडीशन होगी तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, यहां पे भाग जाता नहीं है 2 का, 2 का भाग नहीं जाता तो ये कैसा होगा, विषम होगा। और विषम का मतलब क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का 9 रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पे आप देखोगे तो ये 3 स्टेप में क्वेश्चन को दे रखा है। कितनी स्टेप है, 3 स्टेप है। 3 स्टेप में क्वेश्चन को दे रखा है। क्या हम यहां से बोले कि देखो यहां आखिरी का अंक क्या है 4 है, आखिरी का अंक है 4। यहां पे देखो हमें 311 से कोई मतलब नहीं है। 4 के लिए कितनी कंडीशन होती है, 2 कंडीशन। ऐसे ही यहां देखो आखिरी का अंक क्या है 9, हमें 242 से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही यहां आखिरी का अंक क्या है 6। क्या हमने 3-4 पॉइंट सीखे हैं क्या कि 0 का इकाई अंक 0 होता है, 1 का इकाई अंक 1 होता है, 5 का इकाई अंक 5 होता है, 6 का इकाई अंक 6 होता है। 4 के लिए 2 कंडीशन होती है, 9 के लिए 2 कंडीशन होती है। यही तो सीखा है, इससे आगे अभी नहीं गए, यही सीखा हमने। क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4 आ गया तो 2 कंडीशन होगी। क्या हम बोल सकते हैं कि 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा सम, क्योंकि आखिरी अंक है 6, 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा सम। और सम का मतलब क्या होता है, चेंज है। तो 4 किस में चेंज होगा, तो 4 को हम चेंज करके लिखेंगे। 4 किस में चेंज होने वाला है, तो ये 4 चेंज हो जाएगा 6 में, 10 में से घटा के लिखते हैं। ऐसे ही प्लस है, प्लस लिखेंगे। ये 6 आएगा प्लस, यहां पे देखो इकाई के स्थान पे 9 है, यहां भाग देंगे 3 में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब कैसा है, विषम। और विषम के लिए क्या करते हैं, विषम के लिए हमेशा चेंज करते हैं कि नो चेंज, नो चेंज रखेंगे। इसका मतलब 9 का 9 रखना है। प्लस है, देखो 6 का हमेशा 6 ही होता है, 6 के लिए एक ही कंडीशन होती है, तो 6 का हमेशा 6, कोई भी घात लगा दो 6 का हमेशा 6 होगा। सोल्व करो, 6 और 9 कितना होगा, सबको जोड़ना है। 6 9 15 और 6 कितना होगा 21 होगा। कितना होगा 21 से। और 21 का इकाई अंक क्या है
एक मतलब अपना ऑप्शन नंबर 4 आंसर होने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे देखोगे तो इकाई के स्थान पे क्या आ गया है, 9। जब 9 आता है तो कितनी कंडीशन होती है, 2 कंडीशन। इसका मतलब हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 कंडीशन होती है। तो देखो 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब कैसा है, सम है। और सम आता है तो चेंज करते हैं। इसका मतलब 9 किस में चेंज होगा, तो 9 10 में से घटा के लिख दो, कितना आएगा 1। माइनस देखो यहां पे कितना है, 4 है। 4 के लिए कितनी कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि इसको तो हटा दें और ये 2 है, 2 में पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब क्या है, सम। और सम का मतलब चेंज होता है। इसका मतलब 4 चेंज होगा, चेंज करने के लिए 10 में से घटा के लिख दो, क्या आएगा 6। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का कम है माइनस का ज्यादा है तो माइनस आएगा। और माइनस का कितना ज्यादा है, 5। लेकिन यहां हमें यह भी पता है कि कभी भी इकाई अंक माइनस का नहीं होगा। माइनस का नहीं होगा तो किस में से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाएंगे 5 को, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5। मतलब अपना आंसर क्या होगा, 5, ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और यह रहेगा अपना आखिरी क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बताना आपको कि आंसर क्या होगा। देखिए हमने सीखा है कि 0 का इकाई अंक 0 होता है, 1 का इकाई अंक 1 होता है, 5 का इकाई अंक 5 होता है, 6 का इकाई अंक 6 होता है, 4 के लिए 2 कंडीशन होती है, 9 के लिए 2 कंडीशन होती है। आप ध्यान से देखोगे तो यहां इकाई अंक कितना आ गया है, 4। 4 के लिए कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन। इसके लिए घातांक को देखो, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब विषम है। विषम है इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, मतलब 4 का 4 आएगा। मल्टीप्लाई बोला था हमने कि इकाई के स्थान पे 5 आए, इकाई के स्थान पे 5 आए तो 5 का केवल एक ही बनता है, वो क्या बनता है, 5। 5 का हमेशा 5। इकाई के स्थान पे आ गया 1, 1 के लिए एक ही कंडीशन होती है, क्या आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 20। इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 0। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब ये एक और क्वेश्चन इसका है जिसका सॉल्यूशन आपको खुद से करना है और आंसर बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पे देखो, यहां एक बात बोली है इसने कि आपसे पूछा है एकल अंक, बोला है ना एकल अंक। एकल अंक का मतलब भी क्या होता है, इकाई अंक। कभी बोलेगा एकल अंक, कभी बोलेगा इकाई अंक, और कभी बोलेगा मात्रक है, तो मात्रक का मतलब भी क्या होगा, इकाई होगा। तो आज की क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो उसको चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए 10 में से घटाते हैं। दूसरा कि इकाई का अंक 0 का 0 होगा, 5 का 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 4 के लिए 2 कंडीशन और 9 के लिए 2 कंडीशन होगी। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब आपका एक ही क्वेश्चन होगा, क्या इनके अलावा भी आ सकता है क्या, तो बिल्कुल आएगा। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बाकी हैं। हम आगे की क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाएंगे। रिपीट होने का मतलब ये है कि हम इन क्वेश्चनों को हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। जब आपको ये नियम याद नहीं रहेगा तो हम फिर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे। जब हमें घात में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करके फिर क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो इसके लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।